आज हम लोग झारखंड की आदिम जनजातियों को एक बेहतरीन तरीके से देखेंगे। जो झारखंड की 8 आदिम जनजातियां हैं, उन सभी को हम डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असुर जनजाति की। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि असुर जनजाति यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। यहीं से शुरू करते हैं। ये लोग रहते कहाँ हैं और मतलब इनकी भाषा क्या है? बिल्कुल। इनका जो मुख्य केंद्र है वो है नेतरहाट पठार वाला इलाका, जिसे पाट क्षेत्र भी कहते हैं। अच्छा, पाट क्षेत्र। जी। और अगर जिलों की बात करें तो गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पलामू ये इनके मुख्य गढ़ हैं। और भाषा? भाषा इनकी अपनी है असुरी। ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय तौर पे इनकी बोली को माले भी कहा जाता है। माले? अच्छा, और मैंने इनके पारंपरिक पेशे के बारे में जो पढ़ा, लोहा गलाने का काम, वो तो बहुत ही अनोखा और मतलब एक प्राचीन हुनर है। क्या आज भी ये लोग इस काम में हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लोहा गलाना यानी आयरन स्मेल्टिंग, ये इनका ऐतिहासिक पेशा रहा है। और ये प्राचीन काल से ही इसमें माहिर माने जाते रहे हैं। और ये हुनर इनकी संस्कृति में इतना ज्यादा रचा बसा है कि इनका एक प्रमुख त्योहार है कुटसी। कुटसी? जी, ये त्योहार लोहा गलाने के उद्योग की तरक्की के लिए ही मनाया जाता है। मतलब त्योहार भी इनके काम से जुड़ा हुआ है। पर क्या आज भी ये उतना ही प्रचलित है? देखिए, यहीं पर एक बड़ा बदलाव आया है। समय के साथ और खासकर जंगलों की कटाई की वजह से ये अपनी इस कला से दूर हो रहे हैं। ओहो। अब ज्यादातर लोग जो है वो स्थायी खेती की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि शिकार करना और वन उत्पाद इकट्ठा करना वो आज भी इनकी जिंदगी का हिस्सा है। तो एक तरह से एक इतना कुशल कारीगर समुदाय अपनी पहचान खोकर किसान बनने पर मजबूर हो रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ पेशे का बदलाव नहीं है, ये एक तरह से पहचान का भी संकट है। खैर, अगर हम इनकी सामाजिक बनावट की बात करें। हाँ, उस पे आते हैं। इनका समाज कैसे संगठित है? मतलब गोत्र वगैरह की व्यवस्था है इनमें? बहुत मजबूत है। असुर समाज कई गोत्रों में बटा हुआ है, जिन्हें ये लोग पारस कहते हैं। पारस? जी। और इन पारस के नाम भी पूरी तरह से प्रकृति से लिए गए हैं, जैसे किरकेट्टा जिसका मतलब है पक्षी। अच्छा। बैंग यानी मेढक, आइंद यानी मछली और बरवा मतलब जंगली पशु। तो इनके गोत्र भी सीधे सीधे प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं। ये तो उनके प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दिखाता है। बिल्कुल। और यही सब मूल्य इनके युवा गृह गिती ओड़ा में सिखाए जाते हैं। अच्छा, युवा गृह भी है? जी, ये एक तरह का सामाजिक प्रशिक्षण केंद्र है। इनके खाने पीने के भी अपने खास नाम हैं। सुबह के भोजन को कहते हैं लोलो घोटू जोमे को। लोलो घोटू जोमे को। और रात के खाने को छोटू जोमे को। और हड़िया, जिसे ये बोथा या झरनोई भी कहते हैं, वो इनका पसंदीदा पेय है। और इनके धार्मिक विश्वास, ये किसे पूछते हैं? इनके सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है, जो सूर्य के प्रतीक हैं। इनके अलावा मरांग बोंगा की भी पूजा होती है। और जो पूजा पाठ करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है और उनके सहायक को सुबारी। एक और चीज, इनके समाज में जो व्यक्ति जादू टोना जानता है उसे माटी कहते हैं। माटी। तो ये थी असुर जनजाति। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसी जनजाति की तरफ जिनका नाम ही उनके परिवेश को बताता है, बिरहोर, मतलब जंगल का आदमी। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। बिर का मतलब जंगल और होर का मतलब आदमी। जंगल का आदमी? जी। प्रजाति के हिसाब से ये प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से हैं और इनकी जीवन शैली में एक बहुत दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है। वो क्या है? इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है उथलू या भुलिया। ये घुमंतु होते हैं। अच्छा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। हाँ, भोजन की तलाश में। और दूसरे हैं जमुगी या थानिया, जो एक ही जगह पर बस कर रहते हैं। तो एक ही समुदाय में शिकारी भी हैं और किसान भी। ये तो काफी दिलचस्प है। इनकी बस्तियों और घरों के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? इनकी बस्ती को टंडा कहते हैं और ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये इनकी सामाजिक और राजनीतिक इकाई भी है। इनके घर शंकु के आकार की झोपड़ियां होती हैं, जिन्हें कुंबा या खुरहर कहा जाता है। कुंबा, ये लकड़ी और पत्तों से बनी होती होंगी? जी, पूरी तरह से। बड़ी झोपड़ी को ओड़ा कुंबा और छोटी वाली को चुकुंबा कहते हैं। एक चीज जो मुझे यहाँ कॉमन दिख रही है वो है युवा ग्रह की परंपरा। जैसे असुरों में गितियोड़ा था। जी, इनके यहाँ भी है। इसे गितियोड़ा या गितिजोरी कहते हैं। इसमें भी लड़कों के लिए अलग जगह है, डोडा कांटा, और लड़कियों के लिए डिंगी कुंडी। अच्छा। विवाह की भी कई प्रथाएं हैं। सबसे आम है सदर बापला, जो एक तरह की अरेंज मैरिज है।
और इसके अलावा? चौधरी मतलब सहपलायन, बोलो बापला यानी हठ विवाह और किरिंग जवाई जैसे तरीके भी हैं। इनमें भी मुंडा जनजाति की तरह गोत्र सिस्टम पाया जाता है। तो ये जंगल का आदमी अपना गुजारा कैसे करता है, शिकार के अलावा और क्या? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक हैं, पर इनका एक खास हुनर है चॉप से रस्सी बनाना। चॉप? वो क्या होता है? पेड़ की छाल, ये इनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। ऐतिहासिक रूप से ये बंदर पकड़ने और खाने के लिए भी जाने जाते थे। अच्छा, और धार्मिक मान्यताओं में? इनके प्रमुख देवता भी सिंगबोंगा ही हैं। सिंगबोंगा, ये नाम हमने असुर जनजाति के संदर्भ में भी सुना था। जी हाँ, ये दिखाता है कि इन समुदायों के बीच सांस्कृतिक धागे कितने गहरे जुड़े हैं। सिंगबोंगा के अलावा ये ओराबोंगा, टंडाबोंगा और होपरम मतलब अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। इनके पुजारी को नाय कहा जाता है। तो बिरहोर का जीवन पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर है। अब एक ऐसे समुदाय की बात करते हैं जिनका इतिहास सिर्फ प्रकृति से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं और एक बहुत कड़वे आधुनिक इतिहास से भी जुड़ा है, सबर जनजाति। बिल्कुल, सबर जनजाति का संबंध पहाड़ी खड़िया की एक शाखा से माना जाता है और इनका जिक्र त्रेता युग मतलब रामायण काल और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण और महाभारत में भी? जी, झारखंड में ये मुख्य रूप से सिंहभूम वाले इलाके में रहते हैं, लेकिन इनके इतिहास का एक बहुत दुखद पन्ना भी है। वो क्या? ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत इन्हें आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया था। एक मिनट, आपराधिक जनजाति, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि औपनिवेशिक सरकार ने इन्हें जन्म से ही अपराधी मान लिया था। जो समुदाय मुख्य धारा में नहीं थे, उन्हें अक्सर शक की नजर से देखा जाता था। इस कानून ने उन पर एक स्थायी कलंक लगा दिया। और इसका असर तो कई पीढ़ियों तक रहा होगा। बिल्कुल। आजादी के बाद ये कानून खत्म हो गया, लेकिन इसका सामाजिक असर बहुत लंबे समय तक रहा। ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या बाकी जनजातियों से कुछ अलग है? हाँ, काफी अलग है। इनकी 3 मुख्य शाखाएं हैं, झारा, बासु और जैतापति। पर झारखंड में सिर्फ झारा शाखा ही मिलती है। और सबसे अनोखी बात क्या है इनके समाज की? सबसे अनोखी बात यह है कि सबर जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। गोत्र नहीं है? जी नहीं। साथ ही इनमें बहु विवाह का भी चलन नहीं है और असुर या बिरहोर की तरह कोई युवा ग्रह जैसी संस्था भी नहीं है। तो ये तो काफी अलग हुए। और कोई खास सामाजिक नियम? जी, इनमें वधू मूल्य देने की प्रथा है, जिसे पोटे कहते हैं, और अपने झगड़े सुलझाने के लिए इनकी अपनी जातीय पंचायत होती है, जिसके मुखिया को प्रधान कहते हैं। मैंने सुना है कि प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने इनके जीवन पर बहुत काम किया था। जी हाँ, महाश्वेता देवी ने ही सबर जनजाति के संघर्ष, उनकी गरीबी और उस ऐतिहासिक अन्याय को अपनी लेखनी के जरिए दुनिया के सामने रखा। उनके काम ने ही लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींचा। और इनकी आजीविका? आज भी इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जंगल के उत्पाद, खेती और मजदूरी पर ही टिकी है। और धार्मिक मान्यताएं? ये थोड़ी अलग है। ये मुख्य रूप से देवियों की पूजा करते हैं, जिनमें काली और मनसा देवी प्रमुख हैं। पूर्वजों की आत्मा को ये मसीमहान या बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं और इनके पुजारी को दिहुरी कहा जाता है। तो सबर जनजाति का सफर, संघर्ष और पहचान को बनाए रखने की एक मिसाल है। अब पर आते हैं कोरवा। इनका क्या परिचय है? कोरवा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है और इनका सांस्कृतिक गौक कोलेरियन समूह से माना जाता है। कोलेरियन? जी, माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य प्रदेश से थे और वहां से झारखंड आए। यहाँ इनका मुख्य ठिकाना पलामू प्रमंडल है, मतलब गढ़वा, पलामू और लातेहार के जिले। हमारे स्रोतों में इनकी 2 उपजातियों का जिक्र है, पहाड़ी कोरवा और डिही कोरवा। ये विभाजन बहुत दिलचस्प लगता है। बिल्कुल, ये विभाजन उनके रहन सहन पर आधारित है। पहाड़ी कोरवा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पहाड़ों और घने जंगलों में रहते हैं, मतलब अपनी पुरानी जीवन शैली को बचाए हुए। हाँ, और दूसरी तरफ है डीह कोरवा या डिहारिया। ये लोग पहाड़ों से नीचे उतरकर गांवों में बस गए हैं और खेती बाड़ी से जुड़ गए हैं। तो ये एक ही जनजाति के भीतर परंपरा और आधुनिकता का एक संतुलन दिखाता है। पंचायत व्यवस्था कैसी है इनकी? इनकी अपनी जातीय पंचायत होती है, जिसका मुखिया ही कहलाता है। और विवाह की बात करें तो इनमें एक बहुत ही प्रगतिशील प्रथा है, जिसे मयारी कहते हैं। मयारी? ये क्या है? मयारी विधवा पुनर्विवाह की प्रथा है। ये दिखाता है कि इनका समाज इस मामले में कितना खुला और सहज है। ये वाकई में काबिले तारीफ है। अच्छा, अंत में इनकी अर्थव्यवस्था और धार्मिक जीवन के बारे में बताइए।
एक शब्द सुनने में आया, बियोड़ा। इसका क्या मतलब है? सरकारी वर्गीकरण में इन्हें शिकार संग्राहक माना गया है और बियोड़ा ये इनकी स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की विधि है। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जी, इसमें जंगल के किसी हिस्से को साफ करके और जलाकर कुछ समय के लिए खेती की जाती है और फिर उस जमीन को छोड़कर नई जगह पर चले जाते हैं। इनके धार्मिक विश्वास? कौरवा जनजाति में सर्प पूजा का विशेष महत्व है, जो प्रकृति के प्रति उनके डर और श्रद्धा दोनों को दिखाता है। और प्रमुख देवता, क्या यहाँ भी सिंगबोंगा है? हाँ, इनके भी सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा हैं। इनके अलावा रक्सल और गमेल की भी पूजा होती है। धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है और इनका मुख्य त्योहार करम है। ये थी कोरवा जनजाति की सारी महत्वपूर्ण बातें। अब आगे बढ़ते हैं अगली जनजाति की तरफ, जो है बिरजिया जनजाति। बिल्कुल, ये जनजाति असुर की ही एक उपशाखा मानी जाती है। बिल्कुल। और ये जुड़ाव सिर्फ कहने भर का नहीं है, ये उनके इतिहास और पहचान में गहराई तक बसा हुआ है। अच्छा। बिरजिया शब्द का मतलब ही है जंगल की मछली, जो जंगल पर उनकी निर्भरता को दिखाता है। जंगल की मछली, वाह। हाँ, और वे खुद को पुंडरीक नाग का वंशज भी मानते हैं। अगर हम आज की बात करें तो ये मुख्य रूप से गुमला, लोहरदग्गा और लातेहार के पठारी इलाकों में मिलते हैं। इनके बारे में एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो है इनका सामाजिक विभाजन, सिंदूरिया और तेलिया। हाँ, ये बहुत ही अनोखा है। ये सिर्फ एक नाम का फर्क है या इसका उनके जीवन पर कोई गहरा असर भी पड़ता है? नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये विभाजन सतही नहीं है, बल्कि विवाह की मुख्य रस्म पर आधारित है। शादी की रस्म पर? जी। सिंदूरिया बिरजिया जो है वो विवाह के समय सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसा कि आमतौर पर होता है। हाँ, लेकिन जो तेलिया वर्ग है वो तेल का प्रयोग करते हैं, जो उनकी अपनी एक अलग परंपरा को दिखाता है। अच्छा। और यहाँ कहानी और भी जटिल हो जाती है। तेलिया के भी 2 उपवर्ग हैं। अरे वाह, वो कौन से हैं? एक है दूध बिरजिया। दूध बिरजिया? हाँ, जो गाय का मांस नहीं खाते और दूध को पवित्र मानते हैं। और दूसरे हैं रस बिरजिया, जो मांस का सेवन करते हैं। तो ये विभाजन खान-पान की आदतों पर है? बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे एक ही समुदाय के भीतर भी अलग अलग मान्यताएं और नियम हो सकते हैं। यानी पहचान के अंदर भी कई परतें हैं। और अगर हम परिवार की बात करें तो इनका ढांचा कैसा होता है? इनके परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं और ज्यादातर संयुक्त परिवार होते हैं। मतलब चाचा, ताऊ सभी एक साथ? हाँ, पूरा कुनबा एक साथ। और समाज टोटम पर आधारित कई गोत्रों में बटा है। ये टोटम कोई पशु हो सकता है, पक्षी या कोई पेड़ पौधा। और जहाँ तक मुझे याद है, असुरों की तरह इनका भी पारंपरिक पेशा लोहा गलाना था? बिल्कुल था। वो उनकी ऐतिहासिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है। अब नहीं करते? आज की तारीख में लोहा गलाने का काम लगभग खत्म हो चुका है। अब ये अपनी आजीविका के लिए बांस की कला पर निर्भर है। जैसे टोकरियां और ये सब बनाना? हाँ, सुंदर टोकरियां, ढोल और चटाइयां बनाते हैं। और खेती के लिए ये आज भी बेओड़ा या झूम खेती का तरीका अपनाते हैं। अच्छा, स्थानांतरित कृषि? जी। और इनकी धार्मिक मान्यताएं भी प्रकृति से उतनी ही जुड़ी हुई हैं। इनके सबसे बड़े देवता हैं सिंगबोंगा यानी सूर्य और मरांग बुरु मतलब पहाड़ देवता। और पूर्वजों की पूजा का भी शायद कोई खास महत्व है? बहुत ज्यादा। परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मुआ पूजा यानी पूर्वजों की पूजा सबसे जरूरी मानी जाती है और इनके पुजारी को बैगा कहते हैं। चलिए, अब बिरजिया जनजाति से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परहिया जनजाति की, जो मुख्य रूप से पलामू प्रमंडल के मूल निवासी माने जाते हैं। सही कहा। पलामू के अलावा ये रांची, चतरा और हजारीबाग में भी पाए जाते हैं। प्रजाति की दृष्टि से देखें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के हैं और इन्हें भी एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और एक दिलचस्प बात यह है कि मानव विज्ञानी रिजले ने इन्हें लघु द्रविड़ समूह में वर्गीकृत किया था। अच्छा, तो इनके वंश को लेकर एक अलग दृष्टिकोण भी है। जी। इनके रहन सहन से जुड़ी एक प्रथा ने मेरा ध्यान खींचा, वो ये कि इनके घर के पास ही शासन यानी शवों को दफनाने की जगह होती है। हाँ, ये बहुत खास बात है। ये शहरी सोच से कितना अलग है। हम मृत्यु से जुड़ी चीजों को दूर रखते हैं और यहाँ पूर्वज परिवार का हिस्सा बनकर साथ रहते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव दिखाता है। उनकी मान्यता है कि पूर्वज कहीं दूर नहीं जाते, बल्कि घर के पास रहकर ही परिवार की रक्षा करते हैं। वाह। इसीलिए इनके घर, जिन्हें ये झाला कहते हैं, अक्सर पहाड़ों की ढलानों पर या जंगलों के किनारे बसे होते हैं।
और इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो बांस की कलाई है ना? हाँ, बांस इनकी जीवन रेखा है। ये बांस से टोकरी और ढोल बनाने में माहिर होते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला पुश्तैनी हुनर है। और इसे स्थानीय हाटों में बेचते हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ एक और हैरान करने वाली बात आती है, इनकी सामाजिक व्यवस्था में गोत्र नहीं पाया जाता। ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, गोत्र व्यवस्था अक्सर जमीन और वंश से जुड़ी होती है। सही। इनमें इसका ना होना इनके जंगल आधारित और शायद ज्यादा लचीले सामाजिक ताने बाने की ओर इशारा करता है। इनके यहाँ नातेदारी दो तरह की होती है। अच्छा, वो क्या है? एक है धयानिया यानी जन्म से जुड़ा खून का रिश्ता, और दूसरी सनाही यानी शादी से बना रिश्ता। तो मतलब खून के रिश्ते और शादी के रिश्ते, यही इनके समाज का आधार है। बिल्कुल। परिवार की सबसे छोटी इकाई को कुराला या चूल्हा कहते हैं। चूल्हा? हाँ, मतलब वो सभी लोग जो एक ही चूल्हे पर पका खाना खाते हैं। क्या बात है। और विवादों को सुलझाने के लिए इनकी अपनी पंचायत होती है, जिसे भयारी या जाति गोठ कहते हैं। इसका मुखिया महत्व होता है। चलिए अब राजमहल की पहाड़ियों की ओर चलते हैं और बात करते हैं सौरिया पहाड़ियाँ की। सौरिया पहाड़ियाँ ये झारखंड की सबसे अनूठी जनजातियों में से एक है। ये खुद को मलेर कहते हैं। मलेर? हाँ, जिसका मतलब है पहाड़ी आदमी। और वे सच में पहाड़ी लोग हैं। इनका मुख्य निवास संथाल परगना का दामिन एक कोह क्षेत्र है। और इनका इतिहास भी तो काफी मजबूत रहा है। बहुत। इतिहास गवाह है कि इन्होंने कभी किसी के सामने पूरी तरह से घुटने नहीं टेके। चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज, अपनी आजादी को हमेशा सबसे ऊपर रखा। और इनकी भाषा, वो तो पूरी कहानी ही बदल देती है। यहीं पर यह मामला वाकई में रोमांचक हो जाता है। ये मालतो भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। द्रविड़ भाषा झारखंड में? जी इसलिए असाधारण है क्योंकि झारखंड की ज्यादातर जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोलती हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दक्षिण भारत से आए हों। बिल्कुल। ये इसी सिद्धांत को मजबूत करता है। सोचिए, ये झारखंड के बीच में एक छोटा सा भाषाई द्वीप होने जैसा है। ये तो संस्कृति के संरक्षण का एक अद्भुत उदाहरण है। और इनकी खेती का तरीका, कुरवा, उसके बारे में कुछ बताइए। कुरवा इनकी जूम खेती का ही स्थानीय नाम है। इसमें ये पहाड़ी ढलानों पर जंगलों के एक हिस्से को साफ करते हैं और फिर कुदाल और खंती जैसे पारंपरिक औजारों से खेती करते हैं। हल का इस्तेमाल नहीं होता? पारंपरिक रूप से बहुत कम। ये तरीका पहाड़ी जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। अच्छा। वे भूमि की उर्वरता को भी बखूबी समझते हैं और उसे 3 हिस्सों में बांटते हैं: टिकुर, डेम और सेम। इनके यहाँ एक युवा गृह की परंपरा भी है, कोड़वा। ये क्या है? आप इसे एक पारंपरिक सामाजिक प्रशिक्षण केंद्र कह सकते हैं। एक तरह का स्कूल? हाँ, एक तरह से। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किशोरों को अपने समाज के रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन कौशल सिखाए जाते हैं। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, इनमें भी गोत्र नहीं होता। जी नहीं। विवाह को बेदी कहा जाता है और वधु मूल्य को पोन कहते हैं। और इनके देवता? इनके सबसे प्रमुख देवता हैं लिहू गोसाई। साथ ही ये बिल्प गोसाई यानी चांद देवता और बेरू गोसाई यानी सूर्य देवता की भी पूजा करते हैं। और इनके धार्मिक प्रधान कांदो मांझी कहलाते हैं। सूर्या पहाड़ियाँ ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं पहाड़ियों से थोड़ा नीचे उतरें तो हमें एक और जनजाति मिलती है, माल पहाड़ियाँ। ये दोनों अक्सर एक साथ लिए जाते हैं, पर क्या ये वाकई अलग हैं? बिल्कुल अलग है, और ये अंतर ही इन्हें दिलचस्प बनाता है। माल पहाड़ियाँ ऐतिहासिक रूप से 17 जाति के वंशज माने जाते हैं और वे राजमहल की तराई और निचले ढलानों पर रहते हैं। तो ये भौगोलिक अंतर ही उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाता है। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा फर्क है बाहरी समाजों से संपर्क। माल पहाड़िया पर हिंदूकरण का प्रभाव सौरिया पहाड़िया से कहीं ज्यादा दिखता है। अच्छा, वो कैसे? इसका सबसे बड़ा सबूत है उनका खान पान। सौरिया पहाड़िया के विपरीत माल पहाड़िया में गोमांस और सुअर का मांस खाना पूरी तरह से मना है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी, ये निषेध अक्सर किसी समुदाय द्वारा बड़े समाज में एक उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने का एक तरीका होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पहाड़ से उतरकर तराई में बसने से ही उनकी पूरी अर्थव्यवस्था और तकनीक भी बदल गई होगी। आपने बिल्कुल सही समझा। जहां सौरिया पहाड़िया पूरी तरह कुरवा यानी झूम खेती पर निर्भर है,
वहीं माल पहाड़िया ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। स्थायी खेती की तरफ। हाँ, वे झूम खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ तराई के समतल इलाकों में हल बैल का इस्तेमाल करके स्थायी खेती भी करने लगे हैं। और इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या वो भी बदली है? कुछ चीजें वैसी ही हैं, जैसे इनमें भी गोत्र व्यवस्था नहीं पाए जाते। इनकी सामाजिक इकाई को कुर्बा या कुटुंब कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें अलग हैं। इनके यहाँ वधु मूल्य को बंदी या पौन कहते हैं और इसमें अक्सर सुअर देने की प्रथा है। एक मिनट, सुअर का मांस खाना वर्जित है, लेकिन शादी में सुअर देना प्रतिष्ठा की बात है। हाँ, ये काफी विरोधाभासी लेकिन दिलचस्प है और यही सांस्कृतिक बदलावों की जटिलता है। सही बात है। इनका राजनीतिक संगठन भी काफी व्यवस्थित है। गांव का मुखिया मांझी या प्रधान होता है, जो जातीय पंचायत के जरिए झगड़ों का निपटारा करता है। और उसकी मदद के लिए भी कोई होता होगा? हाँ, एक गुड़ाईत होता है जो संदेशवाहक का काम करता है। और इनके त्योहार भी तो इनकी कृषि आधारित जीवन शैली को दर्शाते होंगे। निश्चित रूप से। इनके 2 प्रमुख त्योहार हैं, गांगी आधिया जो भादों के महीने में नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है, और नवाखानी जो नया अन्न ग्रहण करने का उत्सव है। तो हम कह सकते हैं कि सौरिया और माल पहाड़ियां दोनों ही राजमहल की पहाड़ियों की अनूठी विरासत का हिस्सा है। बिल्कुल। एक पहाड़ों की ऊंचाइयों पर अपनी प्राचीन पहचान को मजबूती से थामे हुए हैं, तो दूसरा मैदानों की ओर आकर बदलते समय के साथ खुद को ढाल रहा है। इस तरह हमने झारखंड की सभी 8 आदिम जनजातियों को कवर कर लिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।